मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र अशोक शर्मा रिटायर्ड जज आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय जांच आयोग अधिनियम जिसे इंक्वायरी कमीशन एक्ट 1952 कहा जाता है और ये 1952 का अधिनियम संख्यांक 60 है जो 14 अगस्त 1952 से प्रभावशील है। इस अधिनियम का मुख्य प्रयोजन यह है कि ये अधिनियम जांच आयोगों की नियुक्ति के लिए तथा ऐसे आयोगों में कतिपय शक्तियां निहित करने के लिए उपबंध बनाने के लिए यह अधिनियम है। कोई भी ऐसी जांच जो इंक्वायरी कमीशन के द्वारा संपादित की जाती है उसमें इस अधिनियम के एक्ट के प्रावधान लागू होते हैं। इसका संक्षिप्त नाम यह है कि यह अधिनियम जांच आयोग अधिनियम 1952 कहलाता है और इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत पर है, अर्थात इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। पूरे भारत पर यह लागू होता है। संविधान की 7वीं अनुसूची की अनुसूची 1 और अनुसूची 3 में प्रमाणित प्रविष्टियों में से किसी में संबंधित विषयों के बारे में यह जांच से संबंधित है। राज्य की तथा लागू संविधान की 7वीं अनुसूची में ये लागू है और इसमें कुछ परिभाषाएं जैसे समुचित सरकार की परिभाषा दी गई है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित है, संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसूची 1 या सूची 2 या 3 में प्रगणित विषयों में से संबंधित है। इसके अलावा उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी नियुक्ति करेगी जांच करने के लिए। यदि राज्य सरकार से संबंधित है तो शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 7वीं अनुसूची की प्रगणित विषयों में से किसी से संबंधित है तो उसमें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त आयोग के संबंध में राज्य सरकार निर्णय लेगी। ये कुछ प्रावधान इंपॉर्टेंट इसमें दिए गए हैं। और वर्तमान में तो जम्मू कश्मीर जब से आर्टिकल 370 हटा दिया गया है उसे भी पूर्ण दर्जा दे दिया गया है। आयोग में धारा 3 के अधीन नियुक्त जांच आयोग अभिप्रेत है। इसके अलावा विहित यानी प्रिस्क्राइब्ड से अभिप्रेत है कि इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों या नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है और जो विधियां जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवृत्त नहीं उनके प्रति निर्देशों का अर्थान्वयन दिया गया है। इसके अलावा इस जांच आयोग अधिनियम में आयोग की नियुक्ति किस तरह होगी ये सेक्शन 3 में बताया गया है। जैसा लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 है उसके प्रावधानों के तहत अन्यथा उपबंधित है। इसके सवाए समुचित सरकार जो है सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर अगर निश्चित मामले की जांच कराने के लिए ऐसे कृत्यों का इतने समय के अंदर जो कि निर्धारित किया जाए जिसमें संसद के प्रत्येक सदन या राज्य के विधानमंडल द्वारा इस निमित्त संकल्प अगर पारित किया गया है तो उसकी जांच उस विषय की जाएगी और कृत्यों का पालन करेगा। किंतु जहां किसी मामले की जांच के लिए ऐसे आयोग की नियुक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा की गई है वहां राज्य सरकार तब तक नहीं करेगी जब तक केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त आयोग कार्य कर रहा है। इसी तरह राज्य सरकार द्वारा की गई है वहां उस मामले की जांच के लिए दूसरे आयोग की नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त आयोग वहां कार्य कर रहा है। राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार की ये राय है कि जांच की परिधि 2 या अधिक राज्यों में विस्तारित कर दी जानी चाहिए। इसके अलावा आयोग में समुचित जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो नियुक्त 1 या अधिक मेंबर उसके अंदर हो सकते हैं और जहां आयोग में 1 से अधिक मेंबर होंगे वहां उनमें एक उसमें अध्यक्ष उसका चेयरमैन आयोग का नियुक्त किया जाएगा। आयोग द्वारा जांच के किसी भी प्रक्रम में समुचित सरकार या एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रिक्त पद को भर सकती है जो आयोग के किसी सदस्य के रिक्त होने पर हुई है, चाहे आयोग में 1 सदस्य हो या उससे अधिक। इसके अलावा समुचित सरकार संसद के प्रत्येक सदन या राज्य के विधानमंडल के समक्ष इसको रख सकती है। कोई भी कार्यवाही का ज्ञापन जो आया है 6 माह के अंदर उसको रखा जाएगा। सरकार के रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के 6 माह के अंदर प्रस्तुत होगा। अब सेक्शन 4 इसका कहता है आयोग की शक्तियां क्या होंगी। निम्नलिखित बातों के बारे में सिविल प्रक्रिया संहिता व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय से प्राप्त जैसी शक्ति इसमें भी होंगी। जैसे सम्मन कर सकती है वो साक्षियों के लिए भारत के किसी भी भाग के उन्हें हाजिर होने के लिए, एफिडेविट पर उसको अपनी एविडेंस देने के लिए, किसी डॉक्यूमेंट को प्रकट करा सकते हैं, डिस्कवरी ऑफ एविडेंस, शपथ पत्रों पर साक्ष्य ली जा सकती है एफिडेविट्स पर। न्यायालय कार्यालय से कोई लोक अभिलेख अगर मंगाना है तो वो मंगा सकते हैं। उसके अलावा साक्ष्यों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी कर सकती है। इसके अलावा कोई अन्य विषय जो प्रिस्क्राइब किया जाए
तो इस तरह सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन जो सिविल न्यायालय को शक्तियां दी गई हैं वो इस आयोग जांच अधिनियम 1952 के तहत जांच आयोग जो गठित किया गया है उसको होगी। फिर सेक्शन 5 कहता है आयोग की अतिरिक्त शक्तियों में ये बताया गया है कि इस आयोग को जो भी बनाया गया राजपत्र में वो नोटिफाई किया जाएगा, समुचित सरकार एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसे ऑफिशियल गजट में पब्लिश करेगी और ऐसी अधिसूचना उस आयोग को लागू होगी, ऐसी अधिसूचना किए जाने का उक्त बंद लागू होगा। आयोग की किसी भी व्यक्ति से किसी ऐसे विशेषाधिकार के अधीन यदि उस व्यक्ति द्वारा जानकारी देने से अपेक्षा करने की जाएगी, अगर वो नहीं देता है ऐसी अपेक्षा तो उसके खिलाफ जो भी है वो भारतीय दंड संहिता की धारा 176 और 177 के अर्थ में ऐसी जानकारी देने के लिए वैध रूप से आबद्ध समझा जाएगा, अर्थात उसे वो जानकारी चाहिए गई उसको देनी चाहिए। इसके अलावा आयोग में राजपत्रित अधिकारी से पंक्ति से नीचे न होने वाला कोई भी अधिकारी जो आयोग द्वारा इस निमित्त विशेषतया प्राधिकृत किया गया है, धारा 102 और 103 के उपबंधों के तहत सीआरपीसी की जब तक वे ऐसे लागू होंगी वो ऐसे स्थान भवन में या स्थान में प्रवेश कर सकेगा, लेखा बहियों को ले सकता है, उसकी प्रतिलिपि मांग सकता है। आयोग को सिविल न्यायालय के समक्ष समझा जाएगा जैसा मैंने अभी ऊपर बताया। इसके अलावा आईपीसी की धारा 175, 178, 179, 180 और 228 में वर्णित जो भी प्रावधान है उसके तहत इस अभियुक्त के कथन को अभिलिखित करने के पश्चात दंड प्रक्रिया संहिता के तहत उस मामले में ऐसे मजिस्ट्रेट को वो भेज सकता है जहां परीक्षण करने की उसे अधिकारिता है, और मजिस्ट्रेट जिसे ऐसा कोई मामला भेजा जाता है वो अभियुक्त की परिवाद को सुनने के बाद इस तरह अग्रसर होगा मानो वह मामला धारा 482 के अंतर्गत सीआरपीसी के अंतर्गत उसको भेजा गया है। आयोग के समक्ष किसी भी कार्यवाही को आईपीसी की धारा 193 और 228 के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही जुडिशियल प्रोसीडिंग समझा जाएगा, अर्थात इस आयोग को जांच कार्यवाही के समकक्ष ही कार्यवाही का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा जांच से संबंधित अन्वेषण करने के लिए कतिपय अधिकारी और अन्वेषण अभिकरणों की सेवाओं का उपयोग करने की आयोग की शक्ति है, जिसमें निम्नलिखित सेवाएं केंद्रीय सरकार द्वारा यदि कोई अधिकारी या अन्वेषण अधिकरण है, राज्य का भी हो सकता है राज्य की सहमति से, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त आयोग की दशा में राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार की सहमति से, या राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार का कोई अधिकारी हो सकता है। जांच से संबंधित किसी भी विषय का अन्वेषण करने के प्रयोजनार्थ कोई अधिकारी या जो ट्रिब्यूनल है जिसकी सेवाओं का उपयोग किया जा रहा है किसी भी व्यक्ति को समन कर सकता है, हाजिर होने के लिए नोटिस जारी कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स के प्रकटीकरण पेश करने के लिए उसे बाध्य कर सकता है, किसी कार्यालय से कोई भी पब्लिक डॉक्यूमेंट लोक अभिलेख मंगा सकता है, उसकी प्रतिलिपि की अपेक्षा कर सकता है। इसके अलावा आयोग के समक्ष साक्ष्य देने के अनुक्रम में किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कथनों के संबंध में ये प्रक्रिया लागू होती है। जिस अधिकारी या अभिकरण की सेवाओं का उपयोग किया जाना है आयोग की फिर वो अन्वेषण करेगा, उस पर कालावधि के अंदर कार्यवाही करनी होगी और आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। आयोग उपधारा 4 के अधीन उसे दी गई अन्वेषण रिपोर्ट में कथित तथ्यों निकाले गए निष्कर्षों को यदि कोई हैं तो वो ऐसी जांच और व्यक्तियों की जो परीक्षा हुई है उनको पढ़ेगा, अन्वेषण सही किया है नहीं देखेगा, ये सब आयोग की शक्ति है। उसके अलावा असेसर नियुक्त करने की शक्ति भी इसमें सेक्शन 5 ख में दी गई है। असेसर नियुक्ति की आयोग की शक्ति, आयोग कोई जांच करने के प्रयोजन के लिए जांच से संबंधित किसी भी असेसर की नियुक्ति कर सकता है जो जांच में आयोग की सहायता करने सलाह देने के लिए असेसरों के रूप में नियुक्त किया जाएगा। असेसर ऐसी यात्रा और अन्य खर्चों का हकदार होगा जो प्रिस्क्राइब किए जाए रूल्स के तहत। फिर उसके अलावा आयोगों के समक्ष व्यक्तियों द्वारा किए गए कथन, आयोग के समक्ष साक्ष्य लेने के किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भी जो कथन है वो मिथ्या साक्ष्य देने के लिए उसे अभियोजन किया जा सकता है, उसके विरुद्ध किसी सिविल या दंडिक कार्यवाही के अध्ययन नहीं होगा, उसमें उसके विरुद्ध प्रयुक्त नहीं किया जाएगा। परंतु जब ऐसा कथन और ऐसे प्रश्न जिसमें उत्तर ऐसा में दिया गया है जिसका उत्तर देने के लिए आयोग द्वारा अपेक्षा की जाए जांच की विषय वस्तु से वो सुसंगत है, तो ये सब व्यवस्था इस जांच आयोग अधिनियम 1952 में दी गई है। सेक्शन 6 का कहता है माल के विनिर्माण की गुप्त प्रक्रिया को प्रकट करने के लिए उसे बाध्य नहीं किया जाएगा, और आयोग का अस्तित्वहीन हो जाना जब वैसा नोटिफाई कर समुचित सरकार अगर ऑफिशियल गजट में ये कह देती है कि आयोग डिफंक्ट हो गया है या उसका अस्तित्वहीन हो गया है और वैसा नोटिफाई कर दिया गया है
तो वो अस्तित्वहीन हो जाएगा। उस सरकार की राय में वो आयोग का अस्तित्व अब नहीं रह गया है। दूसरा, संसद के प्रत्येक सदन या राज्य के विधानमंडल द्वारा यदि ऐसा किया जाता है तो भी आयोग को समाप्त करने का संकल्प संसद के प्रत्येक सदन या राज्य के विधानमंडल में पारित किया जाएगा। इसके अलावा हर अधिसूचना व तारीख उसमें निर्दिष्ट होगी जब से आयोग अस्तित्वहीन हो गया है, उस डेट से माना जाएगा। सेक्शन 8 ये कहता है कि आयोग द्वारा जो अनुसरणीय प्रक्रिया है उसमें बैठकें खुली होंगी, प्राइवेट होंगी, जैसी भी व्यवस्था है, बैठकों का स्थान और समय नियत किया जाएगा जो भी रूल्स के तहत आवश्यक है। इसके अलावा सेक्शन 8 का कहता है आयोगों में कोई रिक्ति या उसके गठन में परिवर्तन होने के कारण जांच में कोई विघ्न नहीं पड़ेगा। जहां आयोग में 2 या अधिक मेंबर हों या जहां अध्यक्ष या किसी सदस्य की अनुपस्थिति में सदस्यों में से किसी रिक्ति के कारण ऐसी स्थिति आ गई है, वहां आयोग के समक्ष जांच के दौरान किसी रिक्ति के भरे जाने तक या आयोग के गठन में कोई भी परिवर्तन हो जाए, आयोग के लिए आवश्यक नहीं है कि वह जांच नए सिरे से प्रारंभ करे। जांच उसी प्रक्रम में जारी रखी जाएगी जैसी कि जिस पर परिवर्तन हुआ है। इसके अलावा उन व्यक्तियों की सुनवाई जिन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना प्रोबेबल है, संभाव्य है, इसके बारे में ये प्रावधान है कि सुनवाई और अपनी प्रतिरक्षा का साक्ष्य पेश करने का उस व्यक्ति को यथोचित अवसर दिया जाएगा अगर कोई प्रतिकूल उस पर प्रभाव पड़ना संभाव्य नहीं है। विधि व्यवसाय या प्रतिनिधित्वों रिप्रेजेंटेशन करने का अधिकार दिया जाएगा। वो अपनी ओर से प्रतिनिधित्व कर सकता है, वकील रख सकता है, आयोग की अनुज्ञा से, लेकिन परमिशन से ऐसा किया जा सकता है। विधि व्यवसायी को ला सकता है जिसका साक्ष्य आयोग द्वारा अभिलिखित किया जाएगा, लिखा जाएगा। साक्षी से भिन्न किसी भी साक्षी पर क्रॉस एग्जामिनेशन या प्रतिपरीक्षण करने का अवसर उसको दिया जाएगा। इसके अलावा आयोग को संबोधित कर सकेगा। आयोग के समक्ष यदि विधि व्यवसायी आयोग की अनुज्ञा में परमिशन से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपना प्रतिनिधित्व करा सकेगा। दूसरा, गुड फेथ में की गई कार्यवाही का परित्राण। कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही किसी भी ऐसी बात के बारे में जो इस अधिनियम के अधीन बनाई गई है उसके प्राधिकार के अधीन प्रकाशन के संबंध में यदि सद्भावना पूर्वक की गई है, गुड फेथ में की गई है, तो समुचित सरकार, आयोग या किसी सदस्य समुचित सरकार या आयोग के निर्देश के अधीन कार्य करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं होगी। इसी प्रकार सेक्शन 10 कहता है सदस्यों आदि का पब्लिक सर्वेंट होना। सेक्शन 21 आईपीसी में यह दिया गया है कि वो लोक सेवक माना जाएगा। आयोग का प्रत्येक सदस्य इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का निष्पादन करने के लिए लोक सेवक की परिभाषा में आएगा। 10 का आयोग या किसी सदस्य की बदनामी करने के लिए प्रकल्पित कार्यों के लिए पेनल्टी। यदि कोई भी व्यक्ति या तो बोले गए या पढ़े जाने वाले आश्रित शब्दों से ऐसा कुछ कथन करता है, प्रकाशित करता है, ऐसा अन्य कार्य करता है जो आयोग या उसके किसी सदस्य के डिफेमेशन की श्रेणी या बदनामी में आता है, तो वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की होगी दंड से दंडित किया जाएगा या जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता किसी बात के होते हुए यह अभिकथित किया जाएगा कि उसके अधीन कोई उसने अपराध किया उपधारा 1 के अधीन, तो हाईकोर्ट ऐसा मामला उसे सुपुर्द किए बिना ही आयोग के किसी सदस्य या आयोग द्वारा निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति अधिकारी द्वारा किए गए लिखित कंप्लेंट पर ऐसे अपराध का कॉग्निजेंस हाईकोर्ट ले सकता है। उपधारा 2 में निर्दिष्ट प्रत्येक परिवार में उन तथ्यों का जिनमें वो अभिकथित अपराध बनता है, अपराध की प्रकृति या अन्य विशिष्टियों का उल्लेख पर्टिकुलर्स का होगा और अभियुक्त द्वारा किए गए अभिकथित अपराध की उसे सूचना देने के लिए वह युक्तियुक्त रूप से पर्याप्त है। लेकिन ऐसा उच्च न्यायालय किसी भी अपराध का कॉग्निजेंस 6 माह के अंदर करेगा जब तक कि परिवाद की तारीख से उस अपराध का किया जाना अभिकथित है। दूसरा, क्लॉज 5 कहता है कि जो भी उच्च न्यायालय उस मामले का विचारण करता है मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थगित वारंट मामलों के विचारण की प्रक्रिया के अनुसार करेगा। ऐसे विचारण में आयोग के सदस्य की परिवादी के रूप में अन्यथा व्यक्तिक हाजिरी अपेक्षित जब तक नहीं उसे नहीं बुलाया जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन किसी भी बात के होते हुए उच्च न्यायालय के किसी निर्णय से उच्चतम न्यायालय में तथ्य और विधि दोनों पर अपील साधिकार की जा सकती है, अपील दायर की जा सकती है। उच्चतम न्यायालय को प्रत्येक अपील उस निर्णय की तारीख से जिससे अपील की गई 30 दिवस के अंदर की जाएगी। परंतु उच्चतम न्यायालय 30 दिवस की अवधि की समाप्ति के पश्चात भी यदि सेटिस्फाई हो जाता है तो उस अपील को ग्रहण कर सकता है। उसका भी समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी के पास 30 दिन की अवधि के अंदर ये प्रस्तुत करने का समय नहीं था। कतिपय परिस्थितियों में अधिनियम का अन्य जांच प्राधिकरणों को लागू होना। यदि कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस का प्रश्न है, समुचित सरकार को ऐसा लगता है, तो राजपत्र में वो नोटिफाई करके प्राधिकरण इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नियुक्त कर सकता है। नियम बनाने की समुचित सरकारों को शक्ति दी गई है।
जिसमें वह आयोग के सदस्यों की पदावधि, सेवा शर्तों के बारे में कब जांच की जाएगी, आयोग द्वारा अपने समक्ष कार्यवाही प्रक्रिया को, सिविल न्यायालय की शक्तियों को तथा असेसरों की नियुक्ति, उनके खर्चों व अन्य विषय जो भी आवश्यक समझे जाएं वो कर सकता है। इस तरह मैंने इस वीडियो में जांच आयोग अधिनियम 1952 के संबंध में सरल भाषा में आपको बताने का प्रयास किया। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो इसे अपने मित्रों, दोस्तों, परिचितों को लाइक शेयर करें। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।